नमस्कार। आज हम वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मार्शल और सर जे.आर. हिक्स अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। सिद्धांत को समझने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिद्धांत का परिचय, उसकी मान्यताएं, सिद्धांत की व्याख्या जिसके अंतर्गत मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम इस सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन की व्याख्या देखेंगे और अंत में निष्कर्ष पर आएंगे। उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं और उन साधनों को उनके पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाए, वितरण के अंतर्गत किस आधार पर उनके मध्य पुरस्कार का वितरण किया जाए, इसकी व्याख्या वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत की जाती है। इस सिद्धांत के परिचय के रूप में हम देखते हैं कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में जिस प्रकार मार्शल ने पदार्थों की कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों पक्षों पर बल दिया है, उसी तरह उन्होंने मजदूरी अन्य और साधनों के निर्धारण में मांग और पूर्ति पक्ष दोनों को ही समान महत्व दिया है। इस वजह से मार्शल को समन्वयवादी अर्थशास्त्री कहा गया है। उनके अनुसार अन्य सीमांत मात्राओं की भांति सीमांत उत्पादकता की भी कीमत मजदूरी के साथ ही मांग एवं पूर्ति की अंतर क्रिया के द्वारा ही निर्धारित होती है। मान्यताओं को देखने का प्रयास करते हैं जिस पर आधारित यह पूरा सिद्धांत है। उद्यमकर्ता किसी साधन के सीमांत उत्पादन का माप एवं पूर्वानुमान करने में सक्षम होते हैं। उद्यमकर्ताओं में स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता होती है। श्रमिक को सीमांत उत्पादकता की जानकारी होती है। श्रमिकों में रोजगार के लिए स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूंजी पूर्णतया गतिशील होती है। श्रम पूर्णतया गतिशील होता है। सभी श्रमिक रोजगार संलग्न होते हैं। सभी पूंजी पूर्णतः नियोजित होती है। श्रमिक तथा प्रबंध की सौदाकारी की शक्ति बराबर होती है। मजदूरी संबंधी समझौतों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सिद्धांत की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार साधनों की कीमतें मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, परंतु उनकी सीमांत उत्पादकताओं के समान होती हैं। सिद्धांत में मुख्य रूप से दो पक्ष पाए जाते हैं, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। चूंकि मार्शल ने दोनों पक्षों को समान महत्व दिया है, तो हम दोनों पक्षों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मांग पक्ष के बारे में हम अगर देखें तो साधन की मांग जो है वो प्रत्यक्ष मांग नहीं होती। वास्तव में मांग वस्तुओं एवं पदार्थों की होती है और साधनों की आवश्यकता उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए होती है। इसलिए साधनों की मांग वस्तुओं की मांग से ही निकलती है। इसलिए यदि वस्तुओं की मांग बढ़ जाए तो साधनों की मांग भी बढ़ जाती है, जिनकी सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन होता है। हाँ, यदि वस्तुओं की मांग बेलोजदार हो तो उन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों की मांग भी बेलोजदार होगी। नियोक्ता की ओर से किसी साधन की मांग उस साधन की सीमांत आय उत्पादकता अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। हम पहले भी जान चुके हैं कि फर्म साधन की कीमत के अनुसार ही साधनों की मात्रा का प्रयोग करेगी। इसे समझने के लिए हम एक रेखा चित्र पर दृष्टि डालें। रेखा चित्र को देखने से समझ में आता है यह फर्म द्वारा साधन की मांग का रेखा चित्र है। इसमें फर्म की संतुलन अवस्था दिखाई गई है। जब साधन की कीमत OP 0 है तो संतुलन E बिंदु पर होता है और साधन की ON मात्रा की मांग होती है। उसी प्रकार OP1 साधन की कीमत पर ON डैश और OP डबल डैश पर ON डबल डैश मांग की मात्रा की मांग की जाती है। अतः जो MRP वक्र है इस फर्म द्वारा उपयोग हो रहे साधन का ही मांग वक्र है। इस वक्र को VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का वक्र भी कहा जाता है, जो कि फर्म द्वारा साधन की मांग वक्र है। परंतु अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किसी एक साधन की कीमत निर्धारण के लिए हमें उस साधन की कुल मांग को देखना होगा, न कि केवल फर्म की मांग को। हमें उस साधन से संबंधित उद्यम की समस्त मांग का ज्ञान होना चाहिए। इस कुल मांग वक्र का समस्त फर्मों की सीमांत उत्पादकता वक्रों को जोड़कर ही बनाया जाता है। अर्थात एक फर्म का जो मांग वक्र है विभिन्न फर्मों के मांग वक्रों का योग ही किसी उद्योग का मांग वक्र कहलाता है।
अब हम पूर्ति पक्ष के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। पूर्ति पक्ष के विषय में अगर हम बात करें तो साधन की पूर्ति एक जटिल बात है। भूमि एक उत्पादन का साधन है। भूमि समूचे तौर पर सीमित मात्रा में होती है, परंतु किसी फर्म या उद्योग के लिए वह सीमित नहीं होती, क्योंकि किराया बढ़ाकर अधिक भूमि प्राप्त की जा सकती है। साधारणतया हम वस्तुओं के संबंध में देखते हैं कि यदि कीमत बढ़ जाए तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, परंतु यह बात साधनों पर भी अवश्य लागू हो ऐसा नहीं है। अगर हम श्रम का ही उदाहरण लें तो कई बार ऐसा होता है कि यदि मजदूरी बढ़ जाए और मजदूरों की आवश्यकता पहले से ही पूरी हो रही हो तो श्रम की पूर्ति भी कम हो जाती है। श्रम की पूर्ति का वक्र एक अवस्था के बाद पीछे की ओर मुड़ा हुआ, जिसे हम बैकवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, ऐसा हो जाता है। श्रम की पूर्ति केवल आर्थिक कारणों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर राजनीतिक, सामाजिक या अन्य कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। साधारणतया हम ये कह सकते हैं कि यदि साधन की कीमत बढ़ जाए तो इसकी पूर्ति बढ़ जाती है, और यदि साधन की कीमत घट जाए तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी घट जाती है। इस कारण से पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर ऊपर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं किस प्रकार से मांग और पूर्ति रेखाएं आपस में संतुलन स्थापित कर रही हैं। चूंकि दोनों पक्षों की व्याख्या के पश्चात हम ये निष्कर्ष पर आते हैं कि साधनों की कीमत निर्धारण के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। जिस मजदूरी पर मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा बराबर हो, वह मजदूरी ही बाजार में निर्धारित होगी। मांग और पूर्ति वहां पर बराबर होते हैं जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। रेखा चित्र में हम देखेंगे कि दोनों वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, इसलिए श्रम की मजदूरी की दर OW निर्धारित होगी। यदि उस ई बिंदु से हटकर मजदूरी की दर OW' हो तो मांग मात्रा W' होगी और पूर्ति की मात्रा W' होगी, जो कि मांग से अधिक है। यदि साधन की पूर्ति करने वाले की परस्पर प्रतियोगिता के कारण मजदूरी की दर कम होकर OW पर आ जाएगी। यदि कीमत OW" हो तो श्रम की मांग की मात्रा W" होगी, परंतु पूर्ति की मात्रा W' होगी, जो कि मांग से बहुत ही कम है। ऐसी दशा में साधनों के नियोक्ताओं में परस्पर स्पर्धा के कारण मजदूरी की दर बढ़कर OW हो जाएगी। इसलिए इस अवस्था में साधन बाजार में संतुलन OW मजदूरी की दर पर ही होगा तथा ON साधन मात्रा प्रयोग होगी। साधन की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगी, परंतु यह साधन की सीमांत उत्पादकता अर्थात मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसे कि मूल्य रूप में सीमांत उत्पादन का मूल्य वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, उसके बराबर होगी। रेखा चित्र के माध्यम से हमने देखा कि OW कीमत जो है वो निर्धारित होगी, परंतु सभी फर्में OW को मजदूरी की दर स्थिर मानकर साधन अर्थात श्रम की इतनी इकाइयां काम पर लगाएंगी उनकी सीमांत उत्पादकता मजदूरी की दर OW के बराबर हो। यह स्मरण रहे कि उद्योगों की विभिन्न फर्मों के सीमांत उत्पादन वक्रों के क्षैतिज योग करके ही संपूर्ण उद्योग का श्रम का मांग वक्र अर्थात DD बनाया गया है। चित्र के दूसरे पक्ष में पैनल बी को हम देखते हैं तो एक व्यक्तिगत फर्म की श्रम की OW कीमत अर्थात मजदूरी की दर ये निर्धारित की गई है। श्रम की मजदूरी की दर और उसके सीमांत उत्पादन का मूल्य उसके बराबर है। उपर्युक्त जो स्लाइड का विश्लेषण है वो बताता है कि श्रम की मजदूरी की दर या अन्य साधनों की कीमतें मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती हैं तथा साधनों के सीमांत उत्पादन के समान होती हैं। सिद्धांत की आलोचनाओं पर दृष्टि डालते तो हम देखते हैं कि सबसे पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसकी जितनी भी मान्यताएं हैं वो सभी अवास्तविक हैं और वास्तव में जो अर्थव्यवस्था की व्यावहारिक पक्ष है, वास्तविक जगत है, उन पर ये कमजोर साबित होते हैं। अगली आलोचना के रूप में हम देखते हैं वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साधनों को सीमांत उत्पादन के मूल्य के समान पुरस्कार प्राप्त नहीं होते। इस सिद्धांत में साधन एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की पूर्व धारणा पर आधारित होता है, अतः यह मानकर चलता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अगर साधन एवं वस्तु बाजार में साधनों के मूल्य निर्धारण की व्याख्या अगर हमको करनी हो तो यह सिद्धांत
वहां पर अपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत में कहीं पे भी उसकी व्याख्या नहीं मिलती। अगले क्रम में साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता एवं क्रय एकाधिकार के अंतर्गत साधनों को सीमांत आय उत्पादन से भी कम कीमत प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता या क्रय एकाधिकार अथवा क्रय अल्पाधिकार के अंतर्गत संतुलन में होने वाले फर्म श्रम की सीमांत मजदूरी को श्रम के सीमांत आय उत्पादन के ही बराबर करेगी। जब किसी साधन को उसके सीमांत आय उत्पादन से कम पुरस्कार दिया जाता है तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे क्रय एकाधिकारिक शोषण मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कहा है। यह देखा जाता है कि क्रय एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साधन अपने सीमांत आय उत्पादन अर्थात एमआरपी के बराबर पुरस्कार प्राप्त नहीं करते। यह सिद्धांत जैसा कि मार्शल हिक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसमें श्रम अथवा उत्पादन के किसी अन्य साधन के शोषण की संभावना को दृष्टिगत नहीं किया जाता है। अगले आलोचना के क्रम में इस आधार पर आलोचना की जाती है कि निश्चित अनुपात में प्रयोग होने वाले साधनों की पुरस्कार की व्याख्या करने में असफल है, चूंकि इसके अंतर्गत प्रतिस्थापन के विभिन्न लोचों के आधार पर व्याख्या की गई है और अगर कोई साधन निश्चित अनुपात में प्रयोग किए जाते हैं तो उस सिद्धांत की व्याख्या करने उस बात की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असफल माना जाता है। अगले क्रम में इस सिद्धांत के अंतर्गत श्रम संघ अथवा सामूहिक सौदाकारी बिना बेरोजगारी उत्पन्न किए श्रमिकों की मजदूरी को ऊंचा नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता है। श्रम संघ अनावश्यक है और उनके द्वारा की जाने वाली सामूहिक सौदाकारी एक निरर्थक प्रक्रिया है, ऐसा इस सिद्धांत में माना गया है, जबकि व्यवहारिक जगत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सिद्धांत साधनों के पुरस्कार एवं उसकी उत्पादकता के बीच धनात्मक परस्पर संबंधों की भी उपेक्षा करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मजदूरी में वृद्धि का श्रम की कार्यक्षमता एवं श्रम की उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऊंची मजदूरियों से श्रमिक बेहतर जीवन जीते हैं और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो आगे चलकर उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। इस संबंध में इसमें व्याख्या नहीं की गई है, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस पे बहुत आलोचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस सिद्धांत में नियोक्ता अपने लाभ को ही अधिकतम करने का प्रयास करता है, जैसा कि दृष्टिगोचर होता है सिद्धांत में। यदि नियोक्ता लाभ अधिकतम करने वाले हैं तब भी वे मजदूरी को श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर करेंगे। यदि वे अपना लाभ अधिकतम नहीं करना चाहते हैं तब वे श्रम की उस मात्रा को रोजगार में लगाएंगे जिस पर श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार वे श्रमिकों को उस संख्या में काम में लगा सकते हैं जिस पर सीमांत उत्पादकता मजदूरी से भी नीची होती है। अंतिम आलोचना के रूप में हम देखते हैं इस सिद्धांत में संयुक्त मांग वाले साधनों का पृथक पृथक सीमांत उत्पादन मापनीय नहीं होता है, चूंकि केवल एक साधन के बारे में इसमें बात की गई है। अर्थात अगर हम संयुक्त मांग के साधनों की पृथक पृथक सीमांत उत्पादन की बात करें, विभिन्न साधनों के पुरस्कार की बात करें, वहां यह सिद्धांत असफल माना जाता है। फिर भी विभिन्न आलोचनाओं के पश्चात भी निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि वितरण का यह सीमांत उत्पादकता सिद्धांत सभी साधन कीमतों के निर्धारण की पूर्ण व्याख्या तो नहीं करता, परंतु अगर हम किसी एक साधन की सीमांत उत्पादकता साधनों की कीमतों को शासित करने वाला अगर माने तो वह एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। अन्य कारक जैसे शक्ति, सामाजिक परंपराएं, पद, प्रतिष्ठा साधनों के प्रतिफल के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते तो हैं, किंतु सीमांत उत्पादकता का आर्थिक तत्व साधन प्रतिफल के निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इस संदेश के साथ कि कोविड-19 से वैश्विक जो महामारी फैली है उससे सभी प्रभावित हैं, तो सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। थैंक यू।